सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद वीजे। जैसा कि मैंने टोटल 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं आप लोगों को, एंड आई होप सो जो फार्माकोलॉजी सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट करा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। होप सो इसी तरीके से हम दोनों की इंटरेक्शन बनी रहे, आप लोग इसी तरीके से हमें टॉपिक सजेस्ट करते रहे और मैं उस टॉपिक पे काम करता रहूँ। सो बेसिकली मैंने टोटल जो लेक्चर्स 5 ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और सारा का सारा मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लेक्चर नंबर 6 यानी कि जो आज का लेक्चर जो चालू करने जा रहा हूँ जो वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेक्चर नंबर 6 जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले टोटल 5 लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो 1 बाय 1 पहले जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और उस सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 आप अच्छे तरीके से डिटेल में देखें। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 6 में आएँ। मैं डैम श्योर गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने इस रूटीन को फॉलो किया ना तो आपकी फार्मा की रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आपके लिए। सो होप सो कि आप टोटल 5 लेक्चर्स को पढ़ के तब ये लेक्चर नंबर 6 को अटेंड करें। सो लेक्चर नंबर 5 में पिछले सेशन की बात करना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 5 में मैंने स्टार्ट करा था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने सिस्टेमिक रूट एज वेल एज मैंने बात करा लोकल रूट के बारे में, दोनों के डिफरेंस को भी मैंने अच्छे तरीके से देखा था। उसके बाद सिस्टेमिक रूट को मैंने डिटेल से पढ़ना चालू किया और सिस्टेमिक रूट में मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग ही रूट्स होते हैं, लेकिन सिस्टेमिक में बेसिकली वैसे रूट्स होंगे जो मेडिकेशन किसी भी रूट से आप लो वो थ्रू आउट द बॉडी पूरी डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी। दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टेमिक रूट थे। तो सिस्टेमिक रूट में सबसे पहले हम लोगों ने बात करा था इंटेरिक रूट के बारे में। इंटेरिक रूट क्या था कि इंटेरिक रूट ऐसे थे सर जिसमें हम लोग जब मेडिकेशंस लेते हैं तो वो मेडिकेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से पास होंगे ही होंगे। उस इंटेरिक रूट में सबसे पहले हम लोगों ने ओरल रूट के बारे में पढ़ा, ओरल रूट। उसके बाद दूसरा था सबलिंगुअल, तीसरा था हमारा ट्रांसबकल, चौथा था हमारा रेक्टल रूट। अब ये चारों रूट में से मैंने सबसे पहले ओरल रूट को स्टार्ट किया। ओरल रूट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अलग अलग फॉर्म के दवाइयाँ आते हैं जो कि हम लोग ओरल रूट से लेते हैं। सबसे पहले बात किया हम लोगों ने टैबलेट्स के बारे में। टोटल मैंने टैबलेट्स 14 डिफरेंट टाइप्स फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स जो पाए जा सकते हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया है आप लोगों के बीच। आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग चालू करने जा रहे हैं कैप्सूल के बारे में। ये जो कैप्सूल है ये बेसिकली आपके ओरल रूट में ही आएगा और ओरल रूट कहने का मतलब कि वो इंटेरिक रूट के अंदर में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 6 एंड दैट इज़ कॉल्ड अ कैप्सूल के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले कहना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ लेक्चर नंबर 5 अटेंड ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए, दैट इज़ कॉल्ड अ लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं कैप्सूल के बारे में। ओके तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैप्सूल। आपको 6 अलग अलग टाइप के कैप्सूल को देखने हैं और घबराना नहीं है। एज यूजुअल जैसे मैंने लेक्चर नंबर 5 में सारा टैबलेट्स पढ़ाने के बाद सबके फिगर मैंने कवर कराए, उसी तरीके से कैप्सूल को भी पढ़ाने के बाद सबके फिगर भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कैप्सूल आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशंस ड्यू टू देयर ईज ऑफ swallowing एंड एबिलिटी टू मास्क unpleasant taste. They come in various type, each with specific characteristics and use. Basically क्या होता है, कैप्सूल क्यों बनाया जाता है? कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो खाने में टेस्ट उसका अनप्लेजेंट लगता है, उसकी टेस्ट अच्छी नहीं होती है वो ड्रग की। तो उस ड्रग की टेस्ट को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आउटर कवरिंग लगा देते हैं ड्रग के चारों तरफ से। दैट इज़ कॉल्ड अ कैप्सूल। और वो कैप्सूल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वो ईजिली सोलो कर सकते हैं हम उस मेडिकेशंस को। लेट सपोज किसी पेशेंट को उस ड्रग के स्मेल से, उस ड्रग के टेस्ट से प्रॉब्लम है, तो जैसे हम उस ड्रग को अगर कैप्सूल के अंदर कैप्सूलेटेड कर देंगे, उसको अगर कैप्सूल के अंदर में हम मर्ज कर देंगे, तो जैसे ही वो पेशेंट खाना चाहेगा तो ईजिली वो इसको क्या करेगा, इंजेस्ट कर सकता है। ठीक है, सोलोइंग करने में उसको आसानी होगा। तो दैट इज़ द ओरल मेडिकेशन में कैप्सूल जो है वो मोस्ट प्रिवेलेंट है हमारा। ठीक है,
और ये क्या करता है, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, जो खराब टेस्ट होते हैं ना उसको झांपते हैं कैप्सूल। तो पहला हमारा है दैट इज कॉल्ड अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल के अदर फॉर्म्स होते हैं, तो टोटल 6 टाइप्स और फॉर्म्स कह सकते हो आप, ठीक है। उसमें सबसे हम लोग पहले को पढ़ना है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शन, दिस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सेल मेड फ्रॉम जिलेटिन। किससे बनेगा, जिलेटिन से। नाम से पता चल रहा ना कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब वैसे कैप्सूल की कवरिंग जो किससे बने होंगे, जिलेटिन से बने होंगे। विच इज़ टिपिकली क्लियर और ओपैक होते हैं। ओपैक कहने का मतलब याद रखना 3 टर्म्स आते हैं, एक तो हमारा होता ओपैक, एक होता ट्रांसल्यूसेंट और एक होता ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो आर पार अच्छे तरीके से दिख सकता है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि थोड़ा बहुत दिख सकता है आर पार, और ओपैक का मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरीके से आर पार नहीं दिखेगा। क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि विच इज़ टिपिकली क्लियर या फिर ओपैक होगा, मतलब कि जो ड्रग के चारों तरफ में आपने कैप्सूल बनाया है वो कैप्सूल या तो क्लियर होगा, क्लियर कहने का मतलब है कि आप बाहर से ही अंदर ड्रग को देख सकते हो। दूसरा ओपैक होगा, बाहर से आप अंदर में कौन सा ड्रग रखा है वो आप नहीं देख पाओगे, दैट इज कॉल्ड ओपैक। दे कम इन 2 पार्ट्स दैट आर फिल्ड एंड देन सील्ड। तो 2 पार्ट्स में आते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स है, वेट अ मिनट, फिगर के साथ अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन देख लेते हैं पहले फिगर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर बनाया है ना, दैट इज कॉल्ड हार्ड जिलेटिन, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, वाइट वाला पार्ट को हम लोगों ने बॉडी बोला और ये जो ब्लू वाला कैप है उसको हम लोग कैप बोला। तो देखो क्या लिखा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस in the form of a cylinder closed at one end. The shorter piece is called the cap. देख सकते हो छोटा वालों को कैप बोला। The cap fits over the open area of the larger piece is called the body. Larger piece को अपन क्या बोलेंगे, body बोलेंगे। The drug substances is placed in the body and the caps are slides over it, hence enclosing the drug. तो ड्रग सारा किस में रखेंगे, ये बड़ा वाला बॉडी जो है ना इसके अंदर में ड्रग को, एक मिनट ये मैं फिगर बना देता हूँ, है ना। ये सारे ड्रग को मैंने पुटअप कर दिया किसके अंदर, बॉडी के अंदर, और ये ब्लू वालों को लेके क्या करेंगे, इसके ऊपर कवरिंग कर देंगे, लगा देंगे कैप से। क्या बात, सारा बात आपको क्लियर हो गया। तो ये फिगर है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का। ए में, इधर ए में और बी में फिगर आप आराम से देख सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का ये फिगर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अलग फॉर्म्स ऑफ कैप्सूल के बारे में अब देखते हैं हम लोग। दूसरा कैप्सूल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। नाम से पता चल रहा है कि इस बार जो जिलेटिन है वो सॉफ्ट होंगे, उसको हम लोग सॉफ्ट जेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शन, दीज आर मेड फ्रॉम मोर फ्लेक्सिबल जिलेटिन विच कैन एक्यूमुलेट अ लिक्विड और सेमी सॉलिड फिल। उस कवर के अंदर, मतलब उस कैप्सूल के अंदर में या तो लिक्विड भरा होगा कोई सब्सटेंसेस, या तो सेमी सॉलिड भरा होगा। दे आर फॉर्म्ड, फिल्ड एंड सील्ड इन वन कंटिन्यूअस प्रोसेस। यूजेस क्या है, आइडियली फॉर ऑयल्स, सस्पेंशन और अदर लिक्विड मेडिकेशंस के लिए यूज़ किया। तो इसका फिगर देख लो आप, यहाँ जो है ना बना हुआ है ये वाला सी वाला फिगर, एंड दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आप देख सकते हो इस कैप्सूल के अंदर में जो है आपका या तो कोई ऑयली सब्सटेंसेस वाले मेडिकेशंस होंगे, ठीक है, मतलब हार्ड वाला नहीं होगा, सिंपल सा कहने का मतलब है। यहाँ पे लिख भी रखा है ना कि आइडियल फॉर ऑयल्स, सस्पेंशन और अदर लिक्विड मेडिकेशंस, दे आर फॉर्म्ड, फिल्ड एंड सील्ड इनटू वन कंटिन्यू। हाँ, यहाँ देखो लिखा हुआ लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर सेमी सॉलिड में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस कैप्सूल के अंदर जो ड्रग भरे होंगे वो या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे। आई होप सो आपको फिगर से भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कैप्सूल एंड दैट इज कॉल्ड HPMC। HPMC का हमारा फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैप्सूल, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड HPMC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा,
हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज लिख देता हूं मैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। इससे क्या होता है, दीज आर मेड फ्रॉम अ प्लांट डिराइव्ड मटेरियल, किससे बनेंगे, प्लांट डिराइव्ड मटेरियल से, मेकिंग देम सुटेबल फॉर वेजिटेरियन एंड दोज विथ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। देखो कोई कोई क्या होता है ना कि ज़्यादा अपने डाइट को स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, वो मेडिकेशंस भी वैसा ही खाना पसंद करते हैं जो नेचुरल हर्ब से आए हुए हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से बने हुए हैं। तो ये जो ड्रग है हमारा HPMC, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। और सेलुलोज तो ऑब्वियस ही बात है हमारा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, तो इसलिए क्या लिखा है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल मेकिंग देम सुटेबल फॉर वेजिटेरियन एंड दोज विथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। यूजेस क्या है, ऑफन यूज्ड फॉर बोथ फार्मास्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो HPMC कैसे दिखते हैं वो देख लीजिए, फिगर यहाँ देखिए लास्ट वाला, ये हमारा क्या है HPMC, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ये एक्चुअली में प्लांट सोर्स से डिराइव्ड करते हैं हम इसको। तो अभी तक मैंने टोटल 3 अलग अलग फॉर्म के कैप्सूल को मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसका नोट बना पाओ। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड 4th नंबर हमारा, एंड वो है हमारा पुलुलन कैप्सूल, ठीक है। इस कैप्सूल का नाम क्या है, पुलुलैन या फिर पुलुलन कैप्सूल बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, मेड फ्रॉम अ नेचुरल पॉलीसेक्राइड से बनते हैं। दीज कैप्सूल्स आर क्लियर होंगे, ऑर्डरलेस होंगे और टेस्टलेस, ना कोई इसका खाने में टेस्ट होगा, ना कोई इसकी कोई स्मेल होगी, और ये क्लियर होंगे। यूजेस क्या हैं इसके, प्रिफर्ड फॉर सप्लीमेंट ड्यू टू देयर नेचुरल ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन है, नेचुरल ओरिजिन है, एंड एबिलिटी टू मेंटेन लो ऑक्सीजन परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसका फिगर देख लीजिए आप पुलैन कैप्सूल का, एक बार पुलैलेन कैप्सूल का है ना, यहाँ पे देख सकते हो E नंबर वाला, 1 मिनट, ये फिगर देख सकते हो आप, एंड दैट इज कॉल्ड अ पुलुलन कैप्सूल, है ना। पुलुलैन या फिर पुलुलन कैप्सूल हमारा किस तरीके से दिख रहा है वो आपको क्लियर है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। 1 मिनट, क्या बोल सकते हैं, ये जो कैप्सूल है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट क्लियर है कैप्सूल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। तो लिख दिया ना, प्रिफर्ड फॉर सप्लीमेंट ड्यू टू देयर नेचुरल ओरिजिन एंड एबिलिटी टू मेंटेन लो ऑक्सीजन परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो 6 नंबर है एंड 5th नंबर सॉरी, दैट इज कॉल्ड इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। नाम से पता चल रहा है कि इंटेरिक कोटेड का मतलब है कि ये दवाइयाँ जो है हमारे, इसके पास स्पेशल टाइप की कोटिंग होते हैं जो स्टमक में डिज़ोल्व ये मेडिकेशंस नहीं होते हैं। तो जहाँ कहीं भी इंटेरिक कोटेड लग जाए तो साफ साफ आप समझ जाना कि वो जो दवा आप खा रहे हो, और अगर वो दवा इंटेरिक कोटेड है तो वो आपके स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होगी। देखो क्या लिखा है, दीज कैप्सूल्स हैव अ स्पेशल कोटिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिज़ोल्विंग इन द स्टमक। वो स्टमक में डिज़ोल्व होने से बचते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इंटेरिक कोटेड, एक कोटिंग का लेयर है। इंस्टेड दे डिज़ोल्व इन द इंटेस्टाइन, ये कहाँ पे डिज़ोल्व होते हैं, तो इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होते हैं। यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर मेडिकेशन दैट कैन इरिटेट द स्टमक लाइनिंग और दोज दैट आर डिस्ट्रॉय बाय स्टमक एसिड। देखो एक्चुअली में इंटेरिक कोटेड कैप्सूल इसलिए हम यूज़ करते हैं, लेट सपोज कि वो टैबलेट्स खा रहे हैं और हमारे पेट में पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट का छाला पड़ा हुआ है। सो ऑब्वियस ही बात है, जो हम दवा खा रहे हैं वो हमारा दवा पेट में जाके काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि पेट में तो पहले से जख्म है,
पेट में पहले से हमारा एक अल्सर बन के रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वैसा दवा को प्रीफर करेंगे जो दवा हमारे माउथ से, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में तो जाए लेकिन स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं हो, क्योंकि स्टमक उस लायक नहीं है कि दवा को डिसइंटीग्रेट कर पाएगा। तो क्या करेंगे, उस दवा को इंटेरिक कोटेड कर देंगे ताकि वो स्टमक में जाएगी तो वहां पे टूटेगी नहीं, स्टमक से फिर जैसी वो ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो वो टूटना चालू हो जाएगी। तो दैट इज द वर्क ऑफ द इंटेरिक कोटेड कैप्सूल। तो इंटेरिक कोटेड कैप्सूल का देख सकते हो कितना अच्छा फीचर है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे स्टमक में टूटेगा नहीं। तो वैसा पेशेंट जिसको स्टमक का कोई प्रॉब्लम है या फिर जिसके पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं, जिसको छाला पड़ा हुआ है पेट में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टमक कम से कम काम करे तो ज़्यादा बेटर है। तो हम दवाइयाँ भी वैसा ही खाएंगे जो स्टमक में घुले ना, क्योंकि जब वो दवाइयाँ स्टमक में घुलने लग जाएंगी तो स्टमक को इरिटेशन होगी, इरिटेशन होगा तो पेप्टिक अल्सर और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम्स होंगी ज़्यादा झेलने के लिए। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम इंटेरिक कोटेड टैबलेट दे देंगे कि स्टमक में कोई इरिटेशन हो ही ना, और वो सारा का सारा दवा कहाँ से एब्जॉर्ब हो, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? इंटेरिक कोटेड कैप्सूल का फिगर आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ये वाला। जस्ट लाइक कैप्सूल ही है, आप कह सकते हो कि कोटिंग है इस पे, बस जो ये कोटिंग ऐसा होगा ना, ये ऊपर में जो कोटिंग है, ये कोटिंग के कारण से क्या होगा कि वो दवा हमारे पेट में, स्टमक रीजन में टूटेगी नहीं, वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टूटेगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एंड दैट इज द लास्ट ऑफ द कैप्सूल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल। देखो ये इसको मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखो इस चीज़ को मैंने 2-3 दफ़ा पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जहाँ कहीं भी एक्सटेंडेड लग जाए या फिर वहाँ पे सस्टेन्ड लग जाए, उस केस में क्या होता है कि वो दवा हमारे बॉडी में रुक रुक के इफेक्ट अपना शो करती है। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 5 में भी आपको मैंने अच्छे तरीके से डिटेल बताया कि जो एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल होते हैं या उसी का नाम सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल बोलते हैं, सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल बोलते हैं। तो वैसे दवाइयाँ क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में रहते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है तो तब तब वो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर मेडिसिन टूट टूट के हमारे बॉडी में जाते जाएंगे और वो काम करते ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने दवा खाया वो एक बार हमारे बॉडी में जाके वो सारा का सारा ही काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। वो ड्रग्स धीरे धीरे हमारे बॉडी में जब जब ज़रूरत पड़ेगी वो तब छोटे छोटे अमाउंट में वो ड्रग्स आते जाएगी हमारे बॉडी में और काम होते जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल। तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, फिगर आप देख लीजिए। दिस इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड, एक मिनट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक ब्लैक ले लिया मैंने, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है ऑलरेडी। तो ये दवा देखते हो ना, अंदर में जो छोटे छोटे ग्रेडियंट्स है ना, ये मेडिकेशन, ये छोटे छोटे जो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्रेडियंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग। तो यही धीरे धीरे रिलीज होते जाते हैं हमारे बॉडी में और इफेक्ट शो करते चलेंगे। तो अब जाके आपका मैंने टैबलेट, और टैबलेट टोटल 14 अलग अलग फॉर्म के टैबलेट थे, वो सारा मैंने लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी कवर करा दिया है और अभी मैंने कैप्सूल को आपको अच्छे तरीके से कवर करा दिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, जो कि हम लोग ओरल से ही ले रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो मैं ओरल में ही अभी बात कर देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, एक मिनट रुक जाओ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। क्या हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टेमिक रूट, ठीक है सर। सिस्टेमिक रूट में हम लोगों ने क्या चालू किया, ओरल रूट चालू किया। ओरल रूट के अंदर में हम लोगों ने क्या चालू किया, तो अलग अलग फॉर्म्स के दवाइयाँ आते हैं ओरल रूट से। तो पहला हम लोगों ने टैबलेट डिस्कस किया, दूसरा हम लोगों ने अभी कैप्सूल डिस्कस किया, ये सब ओरल ही है।
तीसरा जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लिक्विड मेडिकेशन। लिक्विड मेडिकेशन, ठीक है। तो ये तीसरा हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ये ओरल के अंदर में ही आ रहा है। तो टैबलेट्स का टोटल हम लोगों ने 14 अलग अलग टाइप देखे, कैप्सूल का भी 6 देख लिए। अब हमारा सिरप का जो लिक्विड का हमारा है वो अलग अलग टाइप हमारा कितने 9 अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ लिक्विड मेडिकेशन 9। तो देखिए लिक्विड मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, जो पेशेंट कैप्सूल या टैबलेट जैसी दवाइयाँ को नहीं खा सकते हैं तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, लिक्विड प्रीफर करते हैं, ठीक है। लिक्विड मेडिकेशन आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ थेरेप्यूटिक पर्पज and are particularly useful for patient who have difficult swallowing pills or need precise doses। वैसे पेशेंट जो पिल्स यानी टैबलेट्स यानी कैप्सूल को नहीं खा सकते हैं तो हम वैसे पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड लिक्विड मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। और लिक्विड मेडिकेशंस का भी अलग अलग फॉर्म है, टोटल 9 अलग अलग फॉर्म से, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ लिक्विड मेडिकेशन। तो लिक्विड मेडिकेशन जो हमारा 9 टाइप यहाँ लिख दिया है मैंने। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है समझिएगा, अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट विदाउट यूजुअली वाटर। मतलब क्या कह रहा है कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक बराबर फॉर्म में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ड्रग जो है वो बिल्कुल उस सॉल्यूशन में घुले हुए होंगे। जैसे लेट सपोज कि किसी एक जार में पानी है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जार के एक पार्टिकुलर जगह में मेडिकेशन जाके चिपक गया होगा या साइड में रह रहा होगा, नहीं, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उस पूरे पानी में इक्वल अमाउंट में घुले हुए होंगे। चाहे आप कहीं से भी एक चम्मच निकाल लो, लेट सपोज मैंने एक जार में से ये हमारा जार है, 1 मिनट बना देता हूँ मैं। ये हमारा जार है और इस जार में यहाँ पे मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा यहाँ था। तो होमोजीनियस का मतलब है कि हम एक चम्मच यहाँ से उठाएं या एक चम्मच यहाँ से उठाएं या एक चम्मच यहाँ से उठाएं। तीनों केस में जब आप तीनों चम्मच से उठा के अलग अलग तीनों चम्मच को रखोगे तो जब उसमें सिमिलैरिटीज़ देखोगे कि ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स है वो तीनों में बराबर होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो तीनों में बराबर में बटे हैं। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ही होता है ना कि इक्वल अमाउंट में पूरी जगह थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो इक्वल अमाउंट में सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो आप पार्टिकुलरली किसी जगह से एक चम्मच अगर निकालोगे उस सॉल्यूशन का, चाहे किसी भी एक पार्टिकुलर साइड से निकालोगे और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे, तो लेट सपोज कि इस चम्मच से जब आपने निकाला, ये हमारा 1 नंबर, ये 2 हमारा और ये हमारा तीसरा, ये 3 चम्मच से मैंने अलग अलग जगह से मैंने इस सॉल्यूशंस को निकाला और देखा क्या मैंने कि जो चम्मच नंबर 1 में लेट एग्जाम्पल 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग हैं। तो चम्मच बी वाले में भी देखोगे ना तो 5 ही मॉलिक्यूल्स होंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और चम्मच नंबर 3 में देखोगे तो वहाँ भी 5 ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ इक्वल अमाउंट थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस का और क्या बोल रहा है यूजेस, ऑफन यूज्ड फॉर ओरल के लिए यूज़ किया जाता है, इंजेक्टेबल एंड टॉपिकल मेडिकेशन के लिए सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। हम इंजेक्शन से भी उस सॉल्यूशन को हम दे सकते हैं। लिक्विड मेडिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि सर लिक्विड मेडिकेशन है तो हम ओरली तरीके से ही सिर्फ देंगे। आप ओरल दे सकते हैं, इंजेक्टेबल दे सकते हैं, टॉपिकल मेडिकेशन दे सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड्स कफ सिरप एंड सेलाइन सॉल्यूशन होगा। तो इसका फिगर देख लीजिए आप सॉल्यूशन का, देखिए
ये जो मैंने पहला फिगर बनाया ना, ये बनाया क्या मैंने, फिगर को चेपा है ना, फिगर को यहाँ लगा दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप जो फिगर देख रहे हो ना, क्या है हमारा, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन बीपी। इसमें क्या होता है ना कि हम रात में या शाम में एक ढक्कन लेते हैं लिक्विड और माउथ में डाल के चारों तरफ से गलाला कर देते हैं ताकि हमारा तीत जो हमारा साफ हो जाए। दैट इज कॉल्ड क्लोरहेक्सिडीन जो है हमारा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है हमारा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखो सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि अ मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ ड्रग के छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे ना, एक जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, एक जगह जाके इकट्ठा बैठ जाएंगे। वैसे पेशेंट में जिसमें सस्पेंशन देना होता है, तो वैसे में क्या करते हैं, हम ड्रग को अच्छे तरीके से हिला लेते हैं ताकि जो ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो जाके नीचे सेटल डाउन होकर बैठ गए सस्पेंशन के केस में, आफ्टर मिक्सिंग द ड्रग, वो ड्रग सब अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अ मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ ड्रग आर dispersed throughout a liquid medium, the particles are not dissolved and can settle over the time। जब आप उसको छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग जाके सेटल डाउन होके बैठ जाएंगे इन केस ऑफ अ सस्पेंशन। यूजेस क्या है, कॉमन यूज फॉर ओरल मेडिकेशन के लिए, दैट आर नॉट सुटेबल इन वाटर, दे रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकेशन। तो आप ये श्योरेंस रखें कि जब आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो पहले आप अच्छे तरीके से ड्रग को मिला लें, क्योंकि सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि ड्रग के मॉलिक्यूल जाके नीचे सेटल डाउन होकर बैठ जाते हैं। मैंने सॉल्यूशन का फिगर आपको दिखा दिया है, अब मैं सस्पेंशन का फिगर आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना सस्पेंशन। आपने हो सकता है कि सिफ्रोजिल या फिर ओरल सस्पेंशन आप देख सकते हो कि सॉरी हाँ, तो दिस वन इज द फिगर ऑफ द ओरल सस्पेंशन। इसको हम क्या करते हैं, जब भी बच्चे को देना होगा या फिर पेशेंट को देना होगा तो शेक करेंगे अच्छे से, उसके बाद बेबी को या फिर किसी भी चिल्ड्रन को ये जो दे रहे होंगे, ये हमारा एंटीबायोटिक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारा। एंड द थर्ड नंबर इज कॉल्ड इमल्सन। थर्ड नंबर इमल्सन की बात करते हो तो इमल्सन में क्या होता है, ये एक तरीके का सस्पेंशन का ही टाइप है, वेयर टू इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि ऑयल एंड वाटर आपस में दोनों नहीं मिलते हैं, आर मिक्सड विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। तो क्या हो गया कि जो दो पहले लिक्विड आपस में मिल नहीं रहे थे, इमिसिबल थे। इमिसिबल का मतलब होता है कि नॉट मिसेबल, नॉट मिसिबल, मिसिबल। तो नॉट मिसिबल का मतलब है कि दो ड्रग, एक मिनट को, सस्पेंशन में क्या है कि दो लिक्विड आपस में दोनों के दोनों वो मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि आप ऑयल और वाटर ले सकते हो, वो आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ले लें, जैसे लेट सपोज ये मेरे हाथ में इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑयल वाटर जो आपस में पहले नहीं मिल रही थी, इमल्सिफाइंग एजेंट डालने के बाद ये ऑयल और वाटर आपस में मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ इमल्शन। और इमल्शन का फिगर देखो आप। अच्छा, इमल्शन का साथ में यूजेस देख लो, यूज्ड फॉर बोथ ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशन सच एज सर्टेन विटामिन प्रिपरेशन एंड क्रीम्स। फिगर देख लीजिए, ये देख सकते हो थर्ड नंबर फिगर, ये यहाँ नाम में लिखा भी है इमल्सन। देखो ये किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम तब देते हैं जब किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके इसमें पैराफिन या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
का सॉल्यूशन को मिक्स करके हम लोग देते थे, दैट इज़ कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन में क्या है कि दो ऐसे चीज़ जो पहले मिक्सिबल नहीं थे, जो घुल नहीं सकते थे, विद द हेल्प ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट क्या किया मैंने, दोनों को घुलाने की कोशिश किया। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया, फोर्थ नंबर स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ सिरप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सिरप क्या कह रहा है, अ कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर, शुगर का प्रिपरेशन विथ और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिकल सब्सटेंसेस। तो उसमें फ्लेवर हो भी सकते हैं और उसमें फ्लेवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिरप में याद रखना कि प्रिपरेशन ऑफ शुगर तो रहेगा ही रहेगा। यूजेस ऑफन यूज फॉर पीडियाट्रिक मेडिसिन्स ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड्स, कफ सिरप हो सकते हैं और एंटीपायरेटिक सिरप हो सकते हैं। तो खास करके ऐसे ड्रग जो जिसमें स्वीटनेस हो, मीठापन हो, जैसे कि सिरप, ये बच्चों को लिए बनाया जाता है ताकि वो ड्रग कड़वा ना लगे, ख़राब ना लगे और बच्चे उसको आसानी से पी भी लें। सिरप का फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे फिगर मैंने फिगर बना दिया, यहाँ पे देखो लिखा भी है कफ सिरप, है ना। तो ये हमारा सिरप का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो देखो कौन पार्ट क्या है, इमल्सन समझ में आ गया कि दो जो पहले आपस में मिल नहीं रहे थे वो इमल्सीफाइंग एजेंट के हेल्प से मिल गए। दूसरा एग्जाम्पल तो आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, इमल्सन वाले एग्जाम्पल। सिरप का बात समझ में आ गया कि अ कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर, शुगर का कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, दैट इज कॉल्ड एलिक्सिर्स। ये क्या होता है, ये क्लियर होता है, मीठा होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर मेडिकेशन दैट नीड टू बी डिजॉल्व इन बोथ वाटर एंड अल्कोहल। ऐसे दवाइयाँ जो पानी में भी घुल सकते हैं और अल्कोहल में भी घुल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिक्सिर। देखो क्या लिखा, यूज्ड फॉर मेडिकेशन दैट नीड टू बी डिजॉल्व इन बोथ वाटर एंड अल्कोहल, मतलब ऐसा मेडिकेशन जो पानी में भी घुलाओ तो घुल जाए और जो अल्कोहल में भी घुलाओ तो घुल जाए, दोनों में भी काम चल जाए, दैट इज कॉल्ड एलिक्सिर्स। तो एलिक्सिर्स का आप देख सकते हो फिगर, देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, स्काल्प ऑयल दे रखा है, या फिर स्काल्प ऑयल के जगह ये भी कह सकते हैं, अच्छा यही रहने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एलिक्सिर्स। ठीक है, तो एलिक्सिर्स का बात आपको याद रखना है कि एलिक्सिर्स कैसे होते हैं। तो एलिक्सिर्स कुछ नहीं सर, ये हमारा ऑब्वियस ही बात है, क्लियर होगा, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा। हाइड्रो अल्कोहलिक होगा मतलब अल्कोहल भी होंगे, हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे और अल्कोहल ग्रुप भी होगा, कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो यूजेस भी पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे, एंड दैट इज कॉल्ड टिंचर्स। अब टिंचर्स क्या होता है वो समझिएगा। टिंचर्स का क्या बोल रहा है, अल्कोहलिक और हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट और केमिकल। सो ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द टिंचर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिंचर इज अ कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट दैट इज टिपिकली मेड बाय सोकिंग प्लांट मटेरियल इन अल्कोहल और अनदर सॉल्वेंट। This method draws out the active ingredients of the plant, resulting in a potent, long-lasting liquid that can be used for medical purpose. Here are details. Look at the purpose, uses and characteristic of tinctures. So basically tinctures क्या होते हैं वो समझिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स को कुछ पार्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस एक्सट्रैक्टेड पार्ट को हम क्या करते हैं, अल्कोहल में या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट के सॉल्वेंट में हम इसको पुटअप कर देते हैं, ये प्लांट्स पार्ट को, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो प्लांट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिसिन जो होंगे, लेट सपोज कि हर्बल कोई प्लांट्स है तो जाहिर सी बात है कि हर्बल प्लांट्स में
ड्रग की एक्टिव इनग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स वहाँ पे तो होंगे ही होंगे। तो जैसे ही हम उस प्लांट पार्ट्स को अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्वेंट एज वेल एज कोई दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें हम इस प्लांट पार्ट को जैसे ही पुटअप करते हैं तो वो प्लांट पार्ट्स के अंदर में वो क्या करते हैं, जो भी मौजूद एक्टिव इनग्रेडिएंट्स है, ड्रग्स, वो सारे निकल के उस अल्कोहल में या फिर उस वाटर में या जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें वो घुल जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ टिंक्चर्स। समझ में आ रहा है? तो टिंक्चर्स क्या करता है पहले कि वो एक्सट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट जो मैंने सॉल्वेंट में डाला है, उस सॉल्वेंट में एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, वो उसमें सबमर्ज्ड हो जाएंगे। क्लियर है? प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर्स, अगर आपको टिंक्चर्स की प्रिपरेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो हर्ब और प्लांट मटेरियल, सबसे पहले आपके पास प्लांट होना चाहिए, हर्ब प्लांट है ना। उसमें क्या कह रहे हैं, द हर्ब और प्लांट पार्ट, जैसे कि आपका लीव्स हो सकता है, रूट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं और बार्क हो सकते हैं, ये सब प्लांट का पार्ट आप ले सकते हैं। इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिजायर्ड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। फ्रेश और ड्राइड प्लांट कैन बी यूज्ड, या तो आप फ्रेश ले सकते हैं या फिर ड्राइड फॉर्म में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो अभी मैंने बोला अभी आपको कि सॉल्वेंट अल्कोहल रहेगा, सच एज वोडका और ब्रांडी। ठीक है, तो अल्कोहल में कौन सा रहेगा, वोडका या फिर ब्रांडी। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट अफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट कंपाउंड एंड प्रिजर्व्स द टिंक्चर्स। तो जो प्लांट का पार्ट्स इस अल्कोहलिक सॉल्वेंट में आप सबमर्ज करके रखोगे तो जाहिर सी बात है अल्कोहल में रखने से दो फायदा होंगे। एक तो ये होगा कि वो जो बार्क है या फ्लावर्स है या प्लांट का कोई भी पार्ट जो आपने अल्कोहल के अंदर सबमर्ज करा है वो एक तो ख़राब नहीं होंगे और वो उसके अंदर थोड़ा सेफ रहेंगे और धीरे धीरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स वो सारे के सारे वो उसमें मिक्सअप होते जाएंगे। हो गया। ग्लिसरीन और विनेगर, सॉल्वेंट के तौर पे हम ग्लिसरीन और विनेगर भी यूज़ करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, अल्कोहल तो ले ही रहे हैं। अल्कोहल के अलावा भी सॉल्वेंट है आपका, हो जाएगा ग्लिसरीन हो जाएंगे, विनेगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव फॉर अल्कोहल फ्री टिंक्चर्स। लेट सपोज वो जो मेडिसिन बन रहा है और उस मेडिसिन को हम बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल फ्री, अल्कोहल का यूज़ ना करें, तो उस वक्त हम अल्कोहल का ना यूज़ करके ग्लिसरीन या फिर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। तो दे मे नॉट बी एज अ इफेक्टिव एट एक्सट्रैक्शंस। तो आई थिंक सो टिंक्चर्स कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोसेस कैसे बनेंगे वो देखिए। मैं हर एक पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन आगे आपको ना हो। सो प्लीज़ इसका खास ख्याल रखें और अच्छे तरीके से आप पढ़ें और नोट्स भी बनाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अ मैसेरेशन। ये क्या होते हैं, द प्लांट मटेरियल इज चॉप्ड और ग्राउंड एंड प्लेस्ड इन अ जार। जो प्लांट मटेरियल जो प्लांट का वो कोई भी पार्ट हो, जैसे फ्लावर्स हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको क्या करेंगे, या तो हम उसको चॉप्ड कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे, ठीक है, प्लेस्ड इन अ जार, द सॉल्वेंट इज देन प्योर्ड ओवर द हर्ब्स। उसके बाद क्या करेंगे, उस प्लांट पार्ट में जो मैंने जार में डाला है उसके बाद ऊपर से हम सॉल्वेंट डालेंगे, और सॉल्वेंट में जाहिर सी बात है अल्कोहल भी डाल सकते हैं और ग्लिसरीन भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्टिपिंग। स्टिपिंग क्या होता है, द जार इज सील्ड एंड लेफ्ट टू सिट इन अ कूल डार्क प्लेस फॉर सेवरल वीक्स के लिए आप छोड़ सकते हैं, यूजुअली 4 to 6 वीक के लिए आप छोड़ सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द जार इज सेकेंड रेगुलरली टू ऐड द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आप क्या करना कि आप वो जो जार के अंदर में जो प्लांट पार्ट्स रखे हैं और जो सॉल्वेंट आपने रखा है वो आप क्या करें, टाइम टू टाइम शेक भी करते रहें, और लगभग आप क्या करें 4 से 6 वीक तक आप उसको छोड़ सकते हैं कूल और डार्क प्लेस एरियाज में। That is called as steeping. The next is third is called a
स्ट्रेनिंग, उसमें क्या कह रहा है, आफ्टर द स्टिपिंग पीरियड द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड इनटू थ्रू अ फाइन क्लॉथ और sieve to remove the solid plant material. The resulting liquid is the tinctures which is stored in a dark glass bottle to protect it from light and extend its shelf life. Obvious ही बात है, उसके बाद जैसे ही आप 4 से 6 वीक तक आप उसको छोड़ दोगे पूरी तरीके से वो प्लांट्स का मटेरियल से एक्ट सो ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेनिंग. सो स्ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो मैंने जार में जो मैंने प्लांट्स पार्ट को रखा है, और प्लांट्स पार्ट कोई भी हो सकते हैं मैंने बताया जैसा कि, उसके बाद फिर क्या करना है कि जो आपने उसमें सॉल्वेंट डाला है तो उसको 4 से 6 वीक के छोड़ने के बाद आप क्या करोगे कि आप एक मतलब कि आप कह सकते हो कि उसको आप छानना कहते हो ना, जब आप उसको छानोगे तो जो प्लांट्स पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा और जो हमारा छना हुआ पार्ट है वो नीचे चला आएगा हमारा कोई कंटेनर में. ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि या फिर फाइन क्लॉथ से या फिर सीव के हेल्प से, छन्नी के हेल्प से आप क्या करोगे, उसको छान लोगे. तो जो आपका पार्ट छन के नीचे आ गया ना, दैट इज कॉल्ड अ टिंचर, यानी कि प्लांट्स के सारा पार्ट उसमें अब ऑब्वियस ही बात है वो अच्छे तरीके से घुल चुका होगा. ठीक है, द रिजल्टिंग लिक्विड इज द टिंचर विच इज स्टोर इन अ डार्क ग्लास में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज जो टिंचर्स वाले मटेरियल्स होते हैं डायरेक्ट आप उसको सनलाइट या फिर लाइट के एक्सपोजर में आप नहीं रख सकते हैं. सो आई होप सो प्रोसेस भी आपको समझ में आएगा. तो प्रोसेस में आपको याद रखना है स्टेप्स क्या क्या है. पहला है मैसेरेशन, याद रहे वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा आपका याद रखना है स्टिपिंग, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेनिंग. तो ये आपको प्रोसेस याद रखने हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टिंचर. नेक्स्ट यूज और बेनिफिट्स देखिए टिंचर्स के. यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ टिंचर. तो पहला है हमारा थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन. थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है इसका, तो टिंचर्स आर यूज टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ हेल्थ इशू डिपेंडिंग ऑन द हर्ब्स यूज्ड. फॉर एग्जांपल इकेनाइसी, याद रखिएगा इकेनाइसी टिंचर्स आर कॉमनली यूज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम. ओके, तो ये मैं लिख देता हूं मैं साइड में, इकेनेसी टिंचर. ये टिंचर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम. क्लियर यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट है आगे वाइल एक और कंपोनेंट में लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हमारा है वेलेरियन रूट टिंचर्स आर यूज टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड स्लीप. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेलेरियन रूट टिंचर. इसका आप किस पर्पज से यूज़ करते हो, तो इसका आप यूज़ करते हो रिलैक्सेशन पहुँचाने के लिए और पेशेंट को स्लीप प्रोवाइड करने के लिए. तो आप देख सकते हो अलग अलग टिंचर्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. टिंचर्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरली आइदर डायरेक्टली अंडर द टंग और डाइल्यूटेड इन वाटर और जूस. द डोजेज इज टिपिकली मेजर्ड इन ड्रॉप और एंड बिकॉज टिंचर्स आर कंसनट्रेटेड ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज नीडेड. तो जाहिर सी बात है ये कंसनट्रेटेड होते हो थोड़ा, तो आप थोड़ा कम मात्रा में भी अगर आप लोगे तो ये काम करेगी और बेटर अच्छे तरीके से काम करेगी. क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया. तो टिंचर्स जो है वो ओरली ही हम लोग लेते हैं. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है. ठीक है, या फिर हम अंडर द टंग और डाइल्यूटेड इन वाटर और जूस, वाटर में डाइल्यूट करके या फिर जूस में डाइल्यूट करके हम उसको पीते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टिंचर्स. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग. टिंचर्स आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन टेकन सबलिंगुअली
अंडर द टंग। तो जाहिर सी बात है टिंचर्स को जब आप टंग के नीचे से यहाँ से अगर आप लोगे ना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज याद करो सबलिंगुअल रूट एक ऐसा रूट था जो बाईपास करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, प्रोवाइडिंग रैपिड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ टिंचर्स क्या है? पहला पोटेंशियल की बात करते हैं। तो टिंचर्स आर मोर पोटेंट देन अदर हर्बल प्रिपरेशन। और भी हर्बल प्रिपरेशन करने के मेथड अलग अलग हैं, वो सब से टिंचर जो है वो बेस्ट और इफेक्टिव काम करते हैं, लाइक टीज और कैप्सूल, बिकॉज दे कंटेन कंसनट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है लॉन्ग सेल्फ लाइफ। व्हेन प्रॉपर्ली स्टोर्ड टिंचर्स कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स विदाउट लूजिंग देयर पोटेंशियल थैंक्स टू द प्रिजर्वेटिव्स क्वालिटीज ऑफ अल्कोहल। तो जाहिर सी बात है आप उस प्लांट्स पार्ट को अल्कोहल में या ग्लिसरीन में आप स्टोर करके रख लो ताकि प्लांट्स वाले पार्ट जो है ना वो ख़राब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव जितना अच्छा करके रखोगे, जितना लंबा टाइम तक छोड़ोगे, उतना ही वो उसके प्लांट के पार्ट्स उसमें ज़्यादा मिलते जाएंगे, घुलते जाएंगे, और उतना ही अच्छा मेडिसिनल हमारे पास तैयार होते जाएगा। ठीक है। ईज़ ऑफ यूज़ देख लो क्या बोल रहे हैं। टिंचर्स आर ईजी टू यूज़ एंड कैन बी कन्वीनियंटली कैरिड एंड एडमिनिस्टर्ड, मेकिंग देम आइडियल फॉर पीपल हु नीड टू टेक हर्बल रेमेडीज ऑन द गो। ठीक है। तो जो हर्बल पे बिलीव करते हैं, जो हर्बल मेडिकेशंस पे बिलीव करते हैं, तो टिंचर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ओके। नेक्स्ट है कंसिडरेशंस, आप देख सकते हैं। अल्कोहल कंटेंट। द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मे बी a concern for some individuals such as those with alcohol sensitives, pregnant women or people taking certain medications. Alcohol free tinctures made with glycerin or vinegar are available as alternative. तो ऑब्वियस ही बात है ना, जिस पेशेंट को अल्कोहल मना है या एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑब्वियस ही बात है उससे अल्कोहल मना रहेगा, तो उस केस में हम सॉल्वेंट के तौर पे अल्कोहल को ना यूज़ करके ग्लिसरीन को यूज़ करेंगे और विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? तो अगर हमें अल्कोहल फ्री भी अगर बनाना हो तो अल्कोहल फ्री टिंचर्स भी बन सकते हैं। डोजेज एंड सेफ्टी की बात करते हैं। एज टिंचर्स आर हाईली कंसनट्रेटेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो डोजेज गाइडलाइन एंड कंसल्ट विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेशली व्हेन यूजिंग टिंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम और कंबाइनिंग देम विद अदर मेडिकेशंस। हो सकता है कि ये मेडिकेशंस को आप दूसरे मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके आप ले रहे हो, सो प्लीज़ आप इसके गाइडलाइंस को फॉलो करें। आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके टिंचर्स को प्रॉपर डोजेस में और प्रॉपर रूटीन वाइज फॉलो करके ही आप लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। कॉमन टिंचर्स का एग्जाम्पल्स आपका दे रखा है यहाँ पे। अभी मैंने बताया था ना, इग्नेसिस टिंचर्स किसके लिए यूज़ करते थे? तो आपका कोल्ड एंड फ्लू को कम करने के लिए। ठीक है। तो यूज्ड फॉर इम्यून सपोर्ट, इम्यून सपोर्ट के लिए करते हैं, एंड टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड फ्लू। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो है वेलेरियन रूट टिंचर्स। इसका काम क्या था? देखो मैंने अभी लिखा ना थोड़ा देर पहले, एक मिनट। हाँ, वेलेरियन का काम क्या था? रिलैक्सेशन और स्लीप प्रोवाइड करना। ठीक है। और ये क्या था ऊपर में? इग्नेसिस टिंचर्स का इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना। तो वही कह रहे हैं, प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ टिंचर्स, दैट इज कॉल्ड संत जॉन्स वॉर्ट टिंचर्स। ठीक है। ये क्या कह रहा है? यूज टू सपोर्ट मूड एंड एलिवेट सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। तो जो थोड़े से डिप्रेस्ड हैं और जो डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो उस केस में हम सेंट जॉन्स वॉर्ट टिंचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मूड को ये एलिवेट करते हैं, डेविएट करते हैं और मूड को थोड़ा अच्छा फील करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिपरमिंट टिंचर। इसका काम क्या है? तो एड्स इन डाइजेशन एंड रिलीफ सिम्टम्स ऑफ इनडाइजेशन एंड नोजिया। तो जो जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर जो भी डाइजेशन से प्रॉब्लम है, उस केस में हम पिपरमिंट टिंचर्स दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टिंचर्स का यूजेज, कंसिडरेशन और सारा कॉमन एग्जाम्पल मैंने टिंचर्स का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मैंने बता दिया है। आई होप सो अब जाके आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एलिक्सिर। एलिक्सिर क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? सर आप देखो, लिक्विड मेडिकेशंस में था ये, नहीं विश्वास है तो देखो आप इधर, एक मिनट। हाँ, लिक्विड मेडिकेशंस मैंने चालू किया था, उसमें मैंने सॉल्यूशन पढ़ लिया था, सस्पेंशन मैंने पढ़ लिया था, इमल्सन भी हो चुका था, सिरप
हो चुका था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिक्सिर्स. 5th नंबर और 6th नंबर जो आप देख रहे हो ना टिंचर्स, ये मैंने अभी करवा दिया आपको. ठीक है, तो 5th नंबर को एलिक्सिर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बिना लेट किए हुए. ओके, सो एलिक्सिर्स क्या होते हैं वो समझिएगा. तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये कैसे होते हैं. टेस्ट में स्वीटेंड होते हैं. एरोमेटिक सॉल्यूशन यूज प्राइमरली फॉर मेडिसिनल पर्पस. इसमें थोड़ा अच्छी खुशबू भी होती है और कह सकते हैं थोड़ा सा मीठापन भी टेस्ट में होता है. हिस्टोरिकली एलिक्सिर्स वेयर बिलीव्ड टू हैव मैजिकल और हीलिंग properties, often referred to as a potions in folklore. In modern medicines, elixirs are liquid preparations that typically contain an active medicinal ingredients dissolved in a mixture of alcohol and water. तो अल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स करके सॉल्वेंट बनाना है और उसमें हम एलिक्सिर्स का फॉर्मेशंस करेंगे. समटाइम्स विथ एडेड फ्लेवरिंग एंड स्वीटनर्स टू इम्प्रूव द टेस्ट. हेयर्स आर डिटेल्स लुक एट एलिक्सिर्स. तो हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट को चेंज करने के लिए वी एड अप द सम फ्लेवरिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड द स्वीटनर्स एजेंट्स एज वेल एज वी एड एनी अदर एरोमेटिक सॉल्यूशंस ताकि उसकी खुशबू और उसकी टेस्ट चेंज हो जाए. कंपोजिशन ऑफ एलिक्सिर्स कह रहे हैं, क्या क्या एलिक्सिर्स बनाने में क्या क्या किसका हेल्प लगता है. तो पहला है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन एन एलिक्सिर इज यूजुअली अ ड्रग or therapeutic substances that provide the desired medicinal effect. This could range from cough suppressant to vitamins. Elixirs या तो कफ सप्रेसेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप विटामिन्स के सप्लीमेंट्स के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अदर मेडिकेशंस. दूसरा सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा था, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट में क्या होगा, अल्कोहल होंगे, वाटर होंगे, ग्लिसरीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग प्रोपिलीन ग्लाइकोल कहते हैं. ठीक है. अल्कोहल अ की कंपोनेंट इन एलिक्सिर्स. अल्कोहल एक्ट एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंश्योरिंग इट रिमेनिंग इन सॉल्यूशन. अल्कोहल ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व द एलिक्सिर्स एक्सटेंडिंग इट्स सेल्फ लाइफ. ऑब्वियस ही बात है अल्कोहल दो तरीके के काम करेगा. एक तो क्या करेगा कि प्रॉपर तरीके से मिक्सअप करने में काम करेगा एलिक्सिर्स को. दूसरा ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा. दूसरा हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट. वाटर इज अ मिक्सड विथ अल्कोहल टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू द अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन. तो ऑलवेज अलोन अकेले वाटर को हम यूज़ नहीं करते, वाटर के साथ थोड़ा अल्कोहल डाल देते हैं, उसके बाद एलिक्सिर्स को हम लोग बनाते हैं. थर्ड है हमारा ग्लिसरीन या फिर उसी को हम लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं. दीज आर समटाइम्स एडेड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड टू इम्प्रूव द टेक्सचर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एलिक्सिर्स. तो ऑब्वियस ही बात है जिसको अल्कोहल फ्री एलिक्सिर बनाने होंगे, जैसे कि टिंचर्स के केस में क्या देखा हम लोगों ने कि अल्कोहल फ्री भी बन रहे थे, तो एलिक्सिर्स भी अल्कोहल फ्री जिनको बना रहा होगा तो वो क्या यूज़ करेंगे, ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल रहे थे एलिक्सिर्स को बनाने के वक्त, जैसे कि आप स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स को आप पुटअप करें टू मेक द एलिक्सिर्स मोर पैलेटेबल. स्वीटनर्स सच एज सुक्रोज और सॉर्बिटोल एंड फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि हमारा फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट और इसेंशियल ऑयल्स आर एडेड. दिस मेक्स द एलिक्सिर्स इजी टू इंजेस्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन. तो जाहिर सी बात है इसको जब इंजेस्ट करेंगे, खाना होगा, इसको कंपोनेंट को लेना होगा, तो फ्लेवरिंग एजेंट होने के कारण से बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे और इसको आसानी से बच्चे पी पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे इसका. नेक्स्ट है एरोमेटिक एजेंट भी यूज़ करते हैं, मतलब स्मेल के लिए. एरोमेटिक सबस्टांसेस लाइक इसेंशियल ऑयल may be added to enhance the scent and flavor, making the elixir more pleasant to use. तो समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. यूजेज एंड एप्लीकेशंस का आप देखो कैसे होगा. मेडिकेशंस डिलीवरी के लिए, एक मिनट. Elixirs are commonly used to administer liquid forms of medication. They are particularly useful for patients who have difficulty swallowing pills or capsule. जो कैप्सूल नहीं ले सकते हैं, जो पिल्स नहीं ले सकते हैं, उसके लिए एलिक्सिर्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. मेनी ओवर द काउंटर cough syrup and cold remedies are formulated as elixirs. These especially contains active ingredients like
डेक्स्ट्रोमिथा मिथा एक मिनट, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, ठीक है। ये क्या होता है कि एक कफ सप्रेसेंट की तरह ये काम करते हैं हमारा। और डाइफेनिड्रामीन, ठीक है, ये एंटीहिस्टामिन की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा आप इसको कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन जो है हमारा किसके तरह काम करता है, ये कफ सप्रेसेंट की तरह काम करता है हमारा, सप्रेसेंट के तौर पे काम करते हैं ये, ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा था, दैट इज कॉल्ड डाइफेनहाइड्रामिन। ये किसकी तरह से काम करता है, तो एंटीहिस्टामिन की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलिक्सिर्स बनाने का फ़ायदा क्या है। ऑब्वियस सी बात है, एलिक्सिर्स बना इसलिए रहे कि जो पेशेंट कैप्सूल को अवॉइड करते हैं, जो पेशेंट कोई पिल्स नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एलिक्सिर्स बने हुए हैं। और एलिक्सिर्स इसलिए लोग यूज़ भी कर लेते हैं आसानी से, आमतौर पे बच्चे लोग इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिक्सअप है, एज वेल एज वो थोड़ा सा स्वीटेंड सब्सटेंसेस भी मिक्सअप कर देते हैं। ये विटामिन सप्लीमेंट्स की तरह भी काम करते हैं एलिक्सिर्स, जैसे कि एलिक्सिर्स कैन बी यूज टू डिलीवर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ लिक्विड फॉर्म, ऑफन फोर्टिफाइड विथ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शंस। डाइजेस्टिव एड्स में क्या है, सम एलिक्सिर्स आर फॉर्मुलेटेड टू एड डाइजेशन और रिलीव सिम्टम्स ऑफ इनडाइजेशन एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा इसका यूजेज है एलिक्सिर्स का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस क्या है इसका, एक मिनट, एडवांटेजेस ऑफ एलिक्सिर्स, ईज टू यूज, आसानी है यूज करने में, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, रैपिड एब्जॉर्प्शंस होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिक्विड फॉर्म ऑफ एलिक्सिर्स अलाउ फॉर क्विकर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, लीडिंग टू द फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। तीसरा हमारा है पैलेटेबिलिटी, मीन्स द एडिशन ऑफ स्वीटनर्स, ये एजेंट को ऐड कर रहे हैं, एंड फ्लेवरिंग एजेंट मेक्स एलिक्सिर्स मोर प्लेजेंट टू टेक, विच कैन इम्प्रूव कॉम्प्लियंस विथ मेडिकेशंस रेजिमेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इसको पहले नहीं ले सकते थे एलिक्सिर्स, हो सकते हैं किसी को बैड स्मेल के कारण से नहीं ले पाते हैं, या फिर हो सकता है सम फ्लेवरिंग एजेंट के कारण से भी नहीं ले सकते कि उसकी फ्लेवर टेस्ट अच्छी नहीं है। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, कुछ स्वीटनर्स को हम ऐड कर दे रहे हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड कर दे रहे हैं, ताकि वो पेशेंट उसको आसानी से फिर ले सके। कंसिडरेशंस की बात करते हैं हम लोग। अल्कोहल कंटेंट, द प्रोसेस ऑफ अल्कोहल इन एलिक्सिर्स में बी कंसर्न फॉर सर्टेन पॉपुलेशन सच एज, चिल्ड्रेन को हम अल्कोहल वाला तो नहीं दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और इंडिविजुअल विथ अल्कोहल सेंसिटिव्स। अल्कोहल फ्री एलिक्सिर्स आर अवेलेबल एज अल्टरनेटिव्स यूजिंग ग्लिसरीन और प्रोपेलिन ग्लाइकॉल इंस्टीड ऑफ अल्कोहल, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करते हैं, एलिक्सिर शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल dark place away from direct sunlight and heat to prevent degradations of the active ingredients and maintain their efficacy को maintain करने के लिए आपको इस तरीके से रखना होगा। डोजेस की बात करते हैं, as with any medical products it's important to follow the prescribed doses to avoid over consumptions which could lead to the adverse effect। तो कोई बॉडी पे आपका एडवर्स इफेक्ट ना सो हो, इसलिए आप उसके डोज को प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है। ये सब कंसिडरेशन, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक मिनट, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलिक्सिर्स। तो आप कह सकते हो ना, टिंचर्स जैसे बन रहे थे ना, बस सेम टू सेम डिट्टो बिल्कुल एलिक्सिर्स भी बन रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल्स में याद रखना है आपको, पहला है एग्जांपल लोराटिडीन एलिक्सिर। ये क्या करते हैं, आपको सिंपल याद रखना है,
कि ये एंटी हिस्टामिन की तरह काम करते हैं, एंटी हिस्टामिन, आप देख सकते हो ना, एंटी हिस्टामिन है ना, काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करेगा, एंटी हिस्टामिन है तो क्या करेगा, ये हमारा एलर्जी से रिलीफ प्रोवाइड करेगा, एलर्जी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे ये हमारा, ठीक है। तो लोराटिडिन एलिक्सिर्स हो गया पहला। दूसरा हमारा है एग्जाम्पल पैरासीटामोल एलिक्सिर्स, पैरासीटामोल एलिक्सिर्स, तो बस ऑब्वियस ही बात है, टू रिड्यूस द फीवर एंड रिलीफ फ्रॉम द पेन। तीसरा है आयरन एलिक्सिर, आयरन एलिक्सिर, तो जिसको आयरन की सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए। सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी, जैसे कि एनीमिया के केस में पेशेंट में आयरन की कमी हो सकती है ना, ठीक है। ऑफन फोर्टिफाइड विद विटामिन सी टू इन्हेंस एब्जॉर्प्शन, सो जाहिर सी बात है अगर आप आयरन एलिक्सिर्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ विटामिन सी का भी यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन सी के कारण से आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। क्या यहाँ तक आपको एलिक्सिर्स पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे फ्रेंड्स को कह सकते हैं उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो और कोई टॉपिक से उसको परेशानी झेलना पड़े, तो इससे ओवरकम करने के लिए मैंने नोट्स को डिटेल रखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। टाइम ड्यूरेशन का प्लीज़ आप टेंशन मत लेना, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, जो भी पढ़ो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करो। ये आप बिल्कुल मत सोचो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये टॉपिक, जैसे मैं बात करता हूँ कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, तो एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, ये दूसरा लेक्चर से, तो सर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये आप सिर्फ 3-4 लेक्चर में पढ़ाओगे तो फिर मेरा कैसे कंप्लीट होगा। मैं एक बार गारंटी आप लोगों से लेता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स देख के तो देखिए, एक बार आप लेक्चर्स को देखेंगे आपको हूबहू वहीं पे आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें, और जब सारी चीज़ें आप डिटेल से अच्छे तरीके से एक बार इत्मीनान से सारी चीज़ों को पढ़ लोगे ना, तो जब कभी भी ये टर्म्स कहीं पे दोबारा यूज़ होंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। जैसे आपको टिंचर्स पता ही नहीं था, आपको एलिक्सिर्स पता ही नहीं था, आपको आगे एक और पता करना, एक और टॉपिक है हमारा एरोमेटिक वाटर, वो पता ही नहीं कि वो बनते कैसे हैं और उसका काम कैसे है, तो जब वहाँ नहीं पता होता है ना तो थोड़ा सा समस्या होता है। तो यहाँ पे आपका टिंचर्स पूरी तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो कि लिक्विड मेडिकेशंस में आते हैं, और दूसरा मैंने एलिक्सिर्स को पूरा ख़त्म कर दिया। नाउ वी आर गोइंग स्टार्ट द थर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर क्या होता है तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोमेटिक वाटर का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोसोल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल वाटर, ठीक है। ये क्या होते हैं देखिए यहाँ लिख रखा है ना, नोन एज द हाइड्रोसोल और फ्लोरल वाटर is a fragrant water based product that is produced during the steam distillation of plants for essential oils. While essential oils are the concentrated volatile compound extracted from plants, aromatic waters। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट्स को मैं मेंशन करना चाहूँगा।